Hello everyone, welcome to Capstone IAS Learning, and in this video session we will discuss about a strict liability rule which was in news recently because of Vizag gas leak case. So let's begin our discussion. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स इंडिया केमिकल फैक्ट्री में स्टाइरीन गैस के लीक होने के कारण 11 लोगों की जान गई। इसीलिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एलजी पॉलीमर्स पर 50 करोड़ की इंटरिम पेनल्टी लगाई एंड इट सॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर एंड अदर्स फॉर द डैमेज टू लाइफ, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट। इसके साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने ऑर्डर में कहा कि ऐसी हजार्डस गैस का इतने लार्ज स्केल पे लीकेज होना पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों को एडवर्सली अफेक्ट करता है एंड इट क्लियरली अट्रैक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अगेंस्ट द एंटरप्राइज विच इज एंगेज्ड इन हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री। सो ऐसी हजार्डस इंडस्ट्रीज पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए, ऐसा एनजीटी ने अपने ऑर्डर में कहा। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल आखिर है क्या? दिस रूल हैज बीन अप्लाइड अराउंड द वर्ल्ड इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ और इसको शुरुआत किया 1868 में ब्रिटेन का एक केस था जिसे बोला जाता है रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर केस। वहां से इसकी शुरुआत हुई है। अब हम इस केस को समझते हैं, देन वी विल डायरेक्टली अंडरस्टैंड द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। रेलेंट वर्सेस फ्लेचर का जो केस है उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके हम समझ सकते हैं। ये दो पर्सन्स हैं, एक है रेलेंट, एक है थॉमस फ्लेचर। रेलेंट टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर हैं और अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक रेजर्वोयर को बिल्ड करना चाहते हैं। उस रेजर्वोयर को बिल्ड करने के लिए उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया और वो जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो ही इसको बिल्ड कर रहे हैं। रेलेंट डायरेक्टली इस रिजर्वोयर को बिल्ड करने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रादर उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उनके साथ की जो लैंड है ये एक कोल माइन है और ये कोल माइन है थॉमस फ्लेचर की, राइट। अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने यहां पे रिजर्वोयर को बिल्ड कर दिया, बट कुछ समय बाद इस रिजर्वोयर में जो पानी फिल किया गया उसके बाद ये रिजर्वोयर बर्स्ट हो गया। जैसे ये रिजर्वोयर बर्स्ट हुआ, इससे जो लीकेज हुआ पानी का वो सारा का सारा इस कोल माइन में चला गया और इस कोल माइन को उन्होंने फ्लड कर दिया। जैसे यहां पे सारा पानी गया तो थॉमस फ्लेचर को 937 पाउंड का नुकसान हुआ और उन्होंने रेलेंट के अगेंस्ट एक केस फाइल किया। बट शुरुआत में जब केस फाइल किया गया तो जो ट्रायल कोर्ट थी उन्होंने अपना वर्डिक्ट रेलेंट के फेवर में दिया और ये बोला कि रेलेंट की इसमें कोई गलती नहीं है, रादर ये केस तो ये जो काम किया है वो तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया है और इसमें किसी तरह का कोई नेग्लिजेंस रेलेंट की तरफ से नहीं हुआ, इसलिए थॉमस फ्लेचर को इतना हर्जाना देने की जिम्मेदारी रेलेंट की नहीं है। बट इस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट फ्लेचर ने आगे अपील की कोर्ट ऑफ एक्सचेकर चैम्बर में, जहां पे 6 जजेस बेंच बैठी और उन्होंने ओवरटर्न कर दिया प्रीवियस डिसीजन को एंड दे अप्लाई व्हाट केम टू बी नोन एज द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल और वहीं से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल की शुरुआत होती है। अब ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल है, ये जो 6 जज की जो बेंच थी उसमें एक ज्यूरिस्ट थे जिनका नाम है जस्टिस ब्लैकबर्न। उन्होंने इस केस को सुना और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल को डिफाइन किया। बट हम इसे अगर आसान लैंग्वेज में समझना चाहें तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी होती है जिससे किसी को इंजरी होती है या डैमेज होता है, तो जो भी लोग उसमें इंगेज होंगे, उस एक्टिविटी में इंगेज होंगे, दे विल बी हेल्ड लायबल रिगार्डलेस ऑफ हाउ केयरफुल दे वर एंड रिगार्डलेस ऑफ देयर इंटेंट। मतलब यह है कि अगर कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिससे किसी को डैमेज या इंजरी होता है, भले ही वो एक्टिविटी बहुत ही केयरफुली परफॉर्म की गई हो, उसमें नेग्लिजेंस का कोई रोल नहीं था, फिर भी उसकी जो लायबिलिटी होगी वो इस एंटरप्राइज की होगी जिसकी वजह से डैमेज हुआ है। इसीलिए इसको बोला जाता है नो फॉल्ट लायबिलिटी। मतलब उनकी फॉल्ट नहीं था, उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, उनका इंटेंट खराब नहीं था, उनकी जो इंटेंशंस थी, उन्होंने ये जो काम किया बहुत केयरफुली किया, बट फिर भी ऐसा होता है
तो उसको बोला जाएगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल, क्योंकि लायबिलिटी जो है वो उस एंटरप्राइज की मान ली जाएगी, राइट? सो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सेज देयर आर सिचुएशन व्हेन अ पर्सन मे बी लायबल फॉर सम हार्म even though he is not negligent in causing same. In other word, sometimes law recognized no fault liability. इसका मतलब है कभी कभी कानून जो है ना, कोई गलती ना हो फिर भी उसको लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करता है। ऐसा सबसे पहले रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में 1868 में हेल्ड किया गया, और इसके बाद जब भारत में 84 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, उसके बाद एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट किया। अब हम समझते हैं कि ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल है ना, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और इसका जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ इंडिया में उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दिस रूल टुडे फाइंड्स एप्लीकेशन इन बोथ क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्नल लॉ स्कूल ये कहता है कि इन बोथ टॉर्ट एंड क्रिमिनल लॉ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एग्जिस्ट व्हेन अ डिफेंडेंट मतलब एक्यूज्ड इज लायबल फॉर कमिटिंग एन एक्शन regardless of what his or her intent or mental state was when committing the action। मतलब जब वो एक्शन कमिट किया गया तब भले ही उसका कोई भी इंटेंशन खराब नहीं था, भले ही उसने वो एक जो एक्शन किया है बहुत केयरफुली किया है, तो भी उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी अगर किसी को डैमेज होता है तो, इंजरी होती है तो। ऐसा इसलिए एनजीटी ने सिंपली हम यहां पे इसको लेके जा सकते हैं वाइजैक गैस लीक में, क्योंकि एलजी पॉलीमर्स ने भले ही कोई नेग्लिजेंसी ना शो की हो, उन्होंने बहुत केयरफुली अपना प्लांट ऑपरेट किया, बट फिर भी वो गैस लीक हो गई और उसके कारण इंजरी होती है, डैमेज होता है, बट फिर भी जो लायबिलिटी होगी वो एलजी पॉलीमर्स के ऊपर ही आएगी। इसी को बोला जाता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल, राइट? बट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल का जब इवोल्यूशन 19th सेंचुरी में हुआ तो बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस इन्वॉल्व हैं। जैसे जो एक्यूज्ड है, जो डिफेंडेंट्स हैं, वो कोई ना कोई लूप होल जरूर निकाल लेते हैं। जैसे वो कह देते हैं कि ये जो एक्शन हुआ दिस इज, कोई भी अगर किसी भी चीज का डैमेज होता है तो वो कई बार ऐसा लूप होल निकाल देते हैं और ये बोलते हैं कि ये एक्शन इट वाज एन एक्ट ऑफ गॉड, या एक बंदे का नेग्लिजेंस नहीं था, इसमें कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस था, या किसी स्ट्रेंजर ने ऐसा एक्शन कर दिया, या ये जो एक्शन किया गया वो किसी कॉमन बेनिफिट के लिए था, इसलिए जो ये लायबिलिटी है उस एंटरप्राइज पर ना डाली जाए। यानी कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लूप होल्स निकाल लिए गए और ऐसा बोला गया जो डिफेंडेंट है, जो एक्यूज्ड है, वो एस्केप हो जाता था अक्रूइंग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, राइट? अब इसलिए 1984 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई ना, तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा और स्ट्रिंजेंट रूल लाया और उसको बोला गया एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल। सो एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहती है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जैसे कुछ एक्सेप्शंस थे, वो एक्सेप्शंस एब्सोल्यूट लायबिलिटी में नहीं माने जाएंगे। और इन्होंने जो इवॉल्व किया वो लॉ आया, वो जो रूल आया, दैट रूल इज नोन एज एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल, विच प्रोवाइड्स नो एक्सेप्शंस फॉर हजार्डस इंडस्ट्रीज एंड होल्डिंग देम एब्सोल्यूटली लायबल। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, वो हजार्डस इंडस्ट्री जो है वो लायबल होगी ही होगी। और ये जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल है ना, ये जनरली अप्लाई किया जाता है हजार्डस इंडस्ट्रीज के लिए ही, राइट? इस बात को हमने ध्यान में रखना है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी उस समय 1987 में, जो ये डिसीजन दिया गया, दिस वाज लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पीएन भगवती। और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो इंग्लिश कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल लाया है ना, इसको देखते हुए हम इंडिया में अपने हाथों को पीछे नहीं खींच सकते कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूल को ही हम चलाते जाएं और उसके एक्सेप्शंस को, जो उसके लूप होल्स हैं, उसको भी इनके साथ इनकॉर्पोरेट करते रहें। रदर हमें अपने लॉ को खुद डेवलप करना पड़ेगा और ये नेसेसरी है। ये जो डिमांड है, ये जो हजार्डस इंडस्ट्रीज हैं, इनको लेके हमारी एक नेसेसिटी है कि हम एक ऐसा रूल लाएं जिसमें ऐसा इवोल्यूशन किया जाए कि कोई भी लूप होल या एक्सेप्शन ना छोड़ा जाए,
and why we should hesitate to evolve such principle of liability merely because it has not been so done in England. भले इंग्लैंड ने ऐसा नहीं किया हो, बट हम क्यों ऐसा करने से पीछे हटें? इसीलिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो किसी भी एक्सेप्शन को नहीं छोड़ता, और वो कहता है कि जो हजार्डस एंड इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री है दैट विल बी एब्सोल्यूटली लायबल for the act or injury or damage which that industry has done, right? So this is the rule of strict liability and absolute liability. I hope you people like this video. Thank you so much.